क्योंकि बच्चे ऑनलाइन, देखो 27 स्टूडेंट ऑनलाइन, कुछ होता है यार, ये कोई मजाक की बात है। 27-28 बच्चे जो है ऑनलाइन बैठे हुए, तुम्हें शर्म नाम, चलो रिकॉर्ड हो रहा है। मूव करते हैं जी आगे, फिलहाल के लिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर इन केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। चलो बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखेंगे सभी। ऐसा लोग कहते हैं पुराने जमाने के कि मान लीजिए किसी रिएक्शन में ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। ऐसा कुछ लिखा जाए और इसका रेट ऑफ द रिएक्शन लिखूं तो मैं कहूँगा -1/a d(a) and it is divided by dt which is equals to -1/b db/dt, जो कि प्लस में dc/dt के बराबर होगा, जो कि प्लस में dd/dt के बराबर होगा। सर सवाल ये उठता है कि सर रेट को बेसिकली आपने लिखने की कोशिश की है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, बिल्कुल ठीक है, और स्टीशियोमेट्री से मैंने इसको डिवाइड करके लिखा है क्योंकि ये बेसिक रेट है। क्या है ये? बेसिकली बेसिक रेट है। चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई है तो आप लोगों को एक चीज़ और समझनी होगी बच्चा, वो क्या है वो चीज़ समझे कि जब भी मैंने रेट की बात की, किसकी बात की बेटा जी? रेट की। तो रेट में जो ये ए मैंने लिखा है इसको स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोल रहा हूँ, और ये जो पूरी टर्म है इसका नाम है रेट ऑफ, क्योंकि रिएक्टेंट की तरफ का है तो डिसअपियरेंस, और यही अगर प्रोडक्ट की तरफ का होता है तो इसी का नाम रेट ऑफ अपीयरेंस होता है। बोलो गेम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर बात तो समझ में आ गई। सर पेपर में सवाल कैसे आएगा? पेपर में क्या काम करेंगे बेटा, वो डीसी की कंसंट्रेशन का चेंज आपको दे देंगे। पहले 10 मोल पर लीटर से 20 मोल पर लीटर हो गई, पहले टाइम था 5 सेकंड, फिर टाइम हो गया 15 सेकंड। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दोनों का डिफरेंस आप पुट करेंगे और उसकी पर्टिकुलर इक्वेशन को देखते हुए स्टीशियोमेट्री से डिवाइड करेंगे, देन यू आर विद द रेट ऑफ द रिएक्शन। वंस यू कैलकुलेट द रेट, आपने जैसे ही रेट को कैलकुलेट कर लिया उसके बाद वो आप लोगों से रेट ऑफ डिसअपियरेंस पूछ सकता है। यू जस्ट मल्टीप्लाई रेट बाय द स्टीशियोमेट्री ऑफ द पर्टिकुलर। ऐसी आपसे डिसअपियरेंस अपीयरेंस ऑफ फॉलोइंग पूछ सकता है, तो उस केस में भी आप लोग जो है स्टीशियोमेट्री से इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। क्या मैंने शब्द समझा दिया आप लोगों को? पता है देखो असली बात क्या है? असली बात तो यह है कि आप लोगों को घुमा फिरा के ना रेट की कैलकुलेशंस करनी है। अगर आप रेट को कैलकुलेट कर पाए तो फिर आप लोगों से सवाल जो है नहीं रुकने वाला, आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा। रेट की कैलकुलेशन करने में बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, बशर्ते आप लोगों को क्या ध्यान रखना है। सबसे पहला जो टाइप था, जो पहला टाइप है, टाइप ए जो है वो यही है कि वो आपको चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पहले से ही दे देंगे और आपको चेंज इन टाइम भी दे देंगे, ये फाइनल है इनिशियल है। ऐसा करने से उस पर्टिकुलर की वैल्यू निकाल दी, डिवाइड बाय सी कर दिया, रेट आ गया, रेट के बाद अपीयरेंस डिसअपीयरेंस जो मर्जी चाहे वो निकाल, ठीक है, एक टाइप। दूसरा हो सकता है मेरे भाई वो कंसंट्रेशन का चेंज ना दे, हो सकता है वो मोल का चेंज दे दे, मोल फाइनल माइनस मोल इनिशियल। और आप तो जानते हो कि मोल विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, उनको वॉल्यूम देना ही पड़ेगा, तो सर वहां से कंसंट्रेशन का चेंज आ जाएगा। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। ऐसा करने से टाइम का चेंज तो वो मेंशन करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। इस प्रकार से फिर से कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ जाएगी और उसकी वैल्यू को पुट करके डिवाइड बाय स्टीशियोमेट्री करके वंस यू कैलकुलेटेड रेट, और रेट को कैलकुलेटेड होते ही सारी चीजें कैलकुलेट हो जाती हैं। टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 3 ऐसा हो सकता है वो मोल भी ना दे, वो वेट दे दे, वेट ऑफ सी इज दिस। अब सी को मेंशन कर रहा है कि वो N2 है कि H2 है कि फलाना है कि ढिकाना है, और उसका वॉल्यूम भी दे रहा है। तो वेट से आई कैन कैलकुलेट मोल, मोल से आई कैन कैलकुलेट डिवाइड बाय वॉल्यूम टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन और टाइम का चेंज वो दे के रखेगा। तो मैंने dc/dt निकाल लिया। जैसे ही dc/dt निकाला, स्टीशियोमेट्री से डिवाइड किया वी आर विद द रेट, और रेट की कैलकुलेशन के बाद आई कैन कैलकुलेट द अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस एंड अपीयरेंस वेरी इजीली। यू जस्ट मल्टीप्लाई स्टीशियोमेट्री ओनली। क्या इसका तीसरा टाइप समझ में आ गया? टाइप नंबर 4 वो आप लोगों से ये पूछेगा, टाइप जो डी है वो इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि वो आपको ना ऐसे एक ग्राफ बना देगा बेटा, और यहाँ से दे देगा, मान लो ये सी की कंसंट्रेशन ऐसे बढ़ रही है और ये टी की कंसंट्रेशन ऐसे दे देगा, और आपको ग्राफ ऐसे बना के दे देगा। आपको एक बात पता होनी चाहिए, अंदर वाला जो एंगल है वो थीटा है, तो बाहर वाला एंगल मान लो ये 35 एंगल हो गया, तो बाहर वाला एंगल बेटा जी कितना हो गया? 145 हो गया ना। या ये वही 45 हो जाता तो बाहर वाला कितना हो जाता? 135 हो जाता।
क्योंकि टोटल कितना है बेटा जी 180 एंगल है। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता था टेन थीटा का, जो कि बेसिकली बराबर होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, जिसको प्यार से लोग स्लोप भी कहते हैं। बायो वाले बच्चे बहुत ध्यान से सुनो, टेन थीटा, ये जो थीटा लगता है एक्चुअल में एक्सटीरियर एंगल होता है, ये अंदर वाला एंगल नहीं होता कभी भी। कौन सा एंगल होता है बेटा जी? बाहर का एंगल, ठीक है। बोलो गेम समझ में आ रहे? जिस पर स्लोप पड़ेगा वो वाला एंगल, ठीक है ना, जिस पे टेंजेंट पड़ेगा वो वाला एंगल। तो बेसिकली ये थीटा आप लोग यहाँ पर पुट करोगे, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 कर दो। यही बेसिकली किसके, देखो y2 माइनस y1 का मीनिंग क्या हुआ, ये y एक्सिस है x एक्सिस है। y2 माइनस y1 का मतलब तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि डी है बेसिकली, और x2 माइनस x1 का मीनिंग क्या हो रहा है, dt। तो डी बाई dt फिर से कैलकुलेट कर लिया, टी से डिवाइड कर दिया, रेट आ गया, और वंस यू कैलकुलेटेड रेट के बाद कहानी खत्म। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? बोलो हाँ या ना में जवाब दो। आसान है भैया, ऐसा तो इसमें कुछ है ही नहीं जो बच्चे इसमें परेशान हो जाए, ठीक है जी। हो सकता है कल को वो कुछ ऐसा ग्राफ दे दे, वैसे ये टाइप डी में ही कंसिडर हो जाएगा, वो ऐसा कुछ ग्राफ दे दे और यहाँ पर मेंशन भी कर दे, ऐसा कुछ मेंशन कर दे, ये यहाँ पर ऐसा, पर ऐसा काइंड ऑफ, ठीक है जी। ये 10 था, ये 20 था, तो ये 5 था, तो ये 10 था। यहाँ हो सकता है वो आपको सी की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी दे दे। तो हमारे पास कितना समय लगेगा टेन थीटा निकालने में? कुछ नहीं। और हम तो एक बात जानते हैं, यहाँ टेन थीटा बेसिकली स्लोप है, जो कि डी सी बाई डी टी होगा, जो कि बराबर हो जाएगा 10 माइनस 5 डिवाइड बाई 20 माइनस 10। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। यानी कि बेसिकली 1/2 यहाँ से टेन थीटा आ जाएगा, यानी कि डी सी बाई डी टी आ जाएगा। सी ऊपर से इक्वेशन से मेंशन करके उसको डिवाइड करके कैलकुलेटेड रेट, और रेट आ गया तो सारी कंसंट्रेशन, सारी डिसअपियरेंस, सारी अपीयरेंस फिर से आ जाएगी। शायद मेरी बातें मेरी क्लास के बच्चों को क्लियर होंगी। सर घबराने की घबराहट हो रही है सर, आप पूरा नहीं पढ़ा रहे सर, आप थोड़ा सा दिखा रहे हो और आगे बढ़ा रहे हो। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, इस पर पूरा 1.5 घंटा बोला है भाई मैंने, ठीक है। ये मैं आप लोगों को समय के साथ जो है सिखा दूंगा, बाकी इससे ज़्यादा कुछ पढ़ाया भी नहीं, ये भी बता रहा हूँ। अगर ढंग से आप पूरा लेक्चर देखोगे तो इतना ही है जितना मैंने अभी 10 मिनट के अंदर इसको समझाने की कोशिश की है, कि फला 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 करके मुझे रेट कैलकुलेट करना है। और वंस वी कैलकुलेटेड रेट, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस वी कैन इजीली कैलकुलेट। हाँ या ना में जवाब दो। बहुत ही बेसिक, बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल भाषा में ये डेटा मैंने आप लोगों को सिखा दिया। चलो सर मान लेते हैं कि सीख गए होंगे। चलो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो होता है वो नेगेटिव साइन में होता है, जिसका मीनिंग होता है कि सर डिसअपियरेंस का मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ही तो डिसअपियर हो रहा है, अपीयर कौन हो रहा है बेटा, प्रोडक्ट। और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की अगर समय के साथ घटेगी, पहले 10 था फिर 5 हो गया, तो चेंज निकालोगे तो 5 माइनस 10 तो -5 ऑटोमेटिकली आ रहा है। वो माइनस केवल और केवल ये दिखा रहा है कि आप किसी रिएक्टेंट को पढ़ रहे हो। उस माइनस का सेंस बिल्कुल ये नहीं है कि आपका रेट माइनस है, क्योंकि रेट तो समय है, और समय और गति ये कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, ठीक है ना। टाइम और स्पीड ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि नेगेटिव स्पीड से कोई चीज़ यहाँ से यहाँ मूव कर गई, या नेगेटिव टाइम में कोई चीज़ ऐसी कंसर्न हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये चीज़ें जो टाइप आप लोगों को दिमाग में रखना है, ये बड़ा सिंपल तरीके से रखना है। टाइप 3 थर्ड टाइप यू कैन एक्सप्लेन अगेन। यस, थर्ड टाइप में मैंने क्या पढ़ा है बेटा, मोल की जगह वेट आ जाएगा। तो वेट क्या होता है, वेट डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट, फिर से मोल आ जाएगा। टाइम वो देगा, वॉल्यूम वो देगा, तो मोल बाय वॉल्यूम से कंसंट्रेशन आ गई। कंसंट्रेशन और टाइम के रेशो से वी कैन कैलकुलेट द अगेन डी बाई डी टी, या जो मैं कहूँ आपके रेट। और रेट को जैसे ही आपने कैलकुलेट किया तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है। चलिए सर मान गए, सर समझ में आ गया सर, ठीक गए सर। तो सर इसको नोट करने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। चलिए जी, आज का टास्क बेसिकली मैं अब शुरू कर रहा हूँ बेटा जी। एक बात बताऊँ आपको, रेट का ना एक बचपन में फॉर्मूला और पढ़ाते थे लोग। रेट बराबर होता है के ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा। अगर दो रिएक्टेंट मुझे मेंशन, इसमें रेट यानी कि आर है, इसमें के यानी कि रेट कांस्टेंट है, इसमें ए यानी कि कॉन्सेंट्रेशन है, इसमें अल्फा यानी कि उसकी स्टीशियोमेट्री बिल्कुल भी नहीं है। अल्फा इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, स्टीशियोमेट्री बिकम ऑर्डर फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शंस ओनली। ये सिखाएंगे हम लोग अभी के लिए समझेंगे कि ए एंड बी आर द कॉन्सेंट्रेशन एंड अल्फा एंड बीटा आर द एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर। जैसे ही मैंने बोला ना एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर, तो साफ पता लग रहा है इट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड। हम लोग इसको कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। किसी इक्वेशन को देखकर कोई मुझसे कह दे
कि भैया इस रिएक्शन का ऑर्डर ये है, तो मैं उसकी बात को सीधा सीधा नकार दूंगा। नहीं, किसी भी, जैसे मैंने तुमसे बोला ट्वाइस ऑफ ए थ्राइस ऑफ बी कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, इसका रेट क्या ऐसा होगा? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, हाँ बढ़िया, मजा आ रहा है सर, ये देखो ना, ये यहाँ से ये आ गया, यहाँ से ये आ गया, बढ़िया चल रहा है। हाँ ऐसा ही होगा अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है, लेकिन एलिमेंट्री रिएक्शन तो चुनिंदी कुछ रिएक्शंस होती हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं देखा जा सकता। हो सकता है 0 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है माइनस आ जाए। तो इसका मतलब मुद्दे की बात यह है कि जब भी मैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस को डिस्कस कर रहा हूँ दिमाग में, तो आपको ये बात याद रखनी है कि ये सभी बातें एक्सपेरिमेंटल हैं। चलो सर मान गए सर। इसके बाद हम लोग बात करें सी, अगर मैं तुमसे पूछूं भैया ऑर्डर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, तुम कहोगे अल्फा प्लस बीटा, इसको सिंपली एन के नाम से भी जान देते हैं, सिंपली एन इज नथिंग बट द ऑर्डर, एन इज नथिंग बट द ऑर्डर। चलो सर मान गए, आगे मूव करें जी। इधर देखेंगे प्यारे बच्चों सभी, सी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स सभी इधर देखेंगे बोर्ड पर, इसको सीखने की कोशिश करेंगे सभी। बेटा जी मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारे जीवन में सबसे पहली जो रिएक्शन है ना, उसका नाम है जीरो ऑर्डर। बहुत बढ़िया। अब जीरो ऑर्डर में मान लो एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मुझे रेट लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, -1/1 dA/dt। तरीका तो ये है, क्या दिक्कत है, एक ही तो है। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि रिएक्टेंट है। dA/dt में लिख सकता हूँ रेट, या फिर एक तरीका ये भी था, इसको लिख देता जी a⁻0। सर वाई इट इज 0, बिकॉज वी आर डीलिंग जीरो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के केस में आप इस टाइप का रेट जो है लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस के का नाम ना, कुछ लोग इसका नाम वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल देते हैं, तो घबराना मत। वेलोसिटी कांस्टेंट या इसी को स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। स्पेसिफिक रेट, नॉट रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट या फिर रेट कांस्टेंट जो नाम है इसका पुराना, स्पेसिफिक रेट, रेट कांस्टेंट। और आप लोगों का कल क्या आएगा पेपर में, कल आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डी एंड एफ ब्लॉक। पेपर बन चुका है मेरे भाई, बहुत ही सिंपल सा पेपर मैंने बनाया है ताकि हर बच्चा परफॉर्म करे, अच्छे अच्छे नंबर घर पे ले जाए, घर वालों को बोले वाओ देखो कितना अच्छा चल रहा माहौल है ना। सारे बच्चे पेपर देने आए। देखो ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट पी में, रेट बराबर हो जाएगा -1/1 dA/dt, जो कि बराबर हो जाएगा के a⁻0। क्यों अक्षित, समझ में आ गया बेटा? चलिए जी, मैंने ऐसा माना कि डेटा मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को क्रिस्टल क्लियर है। अब मैं आगे मूव कर रहा हूं, कृपया करके अपने दिमाग को शांतिपूर्वक तरीके से यहां पर रखने की कोशिश करें प्यारे बच्चों। मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में ही बात कर रहा हूं और नोट डालकर कुछ बातें कह रहा हूं आपसे। ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, पहली बात। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, फील करना। मैंने बोला बेटा, मैंने बोला ट्वाइस ऑफ ए प्लस थ्राइस ऑफ बी कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट पी। अगर ये एलिमेंट्री होती तो इसका जो ऑर्डर है वो कुछ इस तरीके से चलता, हाँ या ना में जवाब दो। लेकिन सर क्या कह रहे हैं कि सर ये तो इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। इसका मतलब हो सकता है ये -2, हो सकता है ये +2, तब नेट 0 हो जाए। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है बेसिकली। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास आता है दे आर वेरी अनकॉमन रिएक्शन। ठीक है सर, समझ में आ रहा है कि सर दे आर वेरी अनकॉमन रिएक्शन। तो सर पता कैसे लगाएं किसी रिएक्शन को एक बार देखने पर कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है या जीरो ऑर्डर रिएक्शन है? तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो बहुत सारे टूल्स हैं, जीरो ऑर्डर के लिए कुछ ही चुनिंदे टूल्स हैं, उसी पर बेसिक चीजें जो है आप लोगों से पूछेगा। सुनो, अगर तुम्हारी रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, केवल सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी कि अगर कहीं पर होमोलिटिक क्लीवेज हो रही है, अब जैसे ऑर्गेनिक की कुछ बातों को आप पढ़ के आए हुए हो तो आपको पता होगा होमोलिटिक फ्यूजन और होमो और हेट्रोलिटिक, जहां पर फ्री रेडिकल की जनरेशन होती है, वो सभी रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। आप अपने भेजे में बात रख सकते हो। दूसरी बात, अगर किसी रिएक्शन को होने में एरो पर अगर आप किसी मेटल की प्रेजेंस देख लेते हो, सर मेटल का मतलब लाइक ए कैटलिस्ट, यस, जैसे आपने पढ़ा होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। क्या होता था सर, निकल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है और इथीन कन्वर्ट इनटू ईथेन, आया ना, यानी कि रिडक्शन प्रोसेस इज देयर। तो आप बोलोगे सर उस समय जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो बेसिकली क्या रहेगा, 0। बाय द वे मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, अगर आप प्लेटिनम, PD, निकल जैसी सरफेसेस
किसी रिएक्शन पर देख रहे हो तो 99% पॉसिबिलिटी है कि उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या रहेगा बेटा जी, जीरो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जैसे यहाँ पर इन्होंने लिख भी रखा होता है विच अकर ऑन द मेटल सरफेस और एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन। जैसे अमोनिया है 2, प्लेटिनम 200 से 300 एटीएम प्रेशर पर इट विल बी कन्वर्ट इनटू N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2। इस रिएक्शन को डिकम्पोजिशन ऑफ HI के नाम से नीचे वाली रिएक्शन को, अच्छा सॉरी अमोनिया है तो हेबर प्रोसेस है ये, तो अगर N2 और H2 मिलते हैं तब ये बनता है अमोनिया। इसको जस्ट रिवर्स अगर मैं कर रहा हूँ तो इसको मैं कौन से ऑर्डर की रिएक्शन बोल रहा हूँ बेटा जी, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन बोल रहा हूँ। ठीक, ट्वाइस ऑफ HI है, AU की प्रेजेंस में H2 और I2 में कन्वर्ट हो रहा है। डिकम्पोजिशन ऑफ HI को भी मैं किस कैटेगरी में डालने वाला हूँ मेरे भाई, जीरो ऑर्डर में डालने वाला। H2 प्लस Cl2H सनलाइट की प्रेजेंस में कन्वर्ट इनटू ट्वाइस ऑफ HCl, इसको भी मैं किस कैटेगरी के अंदर डालने वाला हूँ नेहा, जीरो ऑर्डर कैटेगरी में डालने वाला हूँ। चलो सर समझ में आ गया सर। आप एक काम कर दो ना सर, जो रेट है जीरो ऑर्डर का, जो रेट है आप उसका डेरिवेशन ही पढ़ा दो। चलो जी, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, एक बारी में सीखना, बार बार हम लोग करेंगे नहीं, ठीक है ना, एक बारी में सीखना। इसका पेन डाउन करके बैठे भैया सभी। ए कन्वर्ट होता है किसी प्रोडक्ट पी में, बहुत बढ़िया। मैंने तुमसे बोला बेटा जी मुझे एक बात बताओ, ऐसी आराम से कन्वर्ट हो रहा है। चलो पहले कुछ ना बेसिक टूल समझा देता हूँ। जैसे क्या होता है, टाइम जीरो पर मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन रही है कुछ A0 और उस समय ये क्या रहा होगा, जीरो। लेकिन टाइम टी पर ऑब्वियस है ना यार, यहाँ से कुछ घटा ही होगा। मान लेते हैं यहाँ से कुछ घट गया, ए घट गया यहाँ से, तो यहाँ कितना बढ़ गया होगा। तो आपने बोला देखो 1 से 1 बन रहा है, तो सर जब 1 घटेगा तो यही तो बढ़ेगा यहाँ। नहीं बात समझ में, अरे गेम भी क्लियर है ना मेरे भाई। अगर ऐसा होता यहाँ 2 होता, 2 से 1 हो रहा होता, तो यहाँ से 2A से A बनता फिर, और A से A/2 बनता। लॉजिक बिल्कुल क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है। तो सर टाइम टी पर ये डेटा समझ में आ गया, ओके। अगर मैं तुमसे पूछूं भाई इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल जो कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अगर मैं पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे, इट इज A0। कहीं कहीं किताबों में ऐसे भी लिख कर बता देते हैं, कहीं कहीं ऐसे भी लिख देते हैं, वैसे सही रिप्रेजेंटेशन ऐसी है, नॉट को बाहर लगाना चाहिए। और मैं तुमसे पूछूं इस केस में जो फाइनल कंसंट्रेशन रहेगी वो कितनी रहेगी, तो आप कहोगे सर ये कोई पूछने की बात है, A0 माइनस A। ये किसकी कंसंट्रेशन है बेटा जी, क्या ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, नो, ये किसकी कंसंट्रेशन है बेटा जी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो याद रहे जब भी हम लोग जीरो और फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे, हम प्रोडक्ट की बात करेंगे ही नहीं कहीं, हम लोग केवल और केवल बात करेंगे रिएक्टेंट की कि कितना था और कितना रह गया, दैट्स इट। कितना था और कितना रह गया, और जितना रह गया उस समय टाइम कितना था, बस इन सब बातों के बारे में हम लोग बात करेंगे और इसके डेटा को सीखेंगे। एक बार थोड़ा सा जल्दी से इसको लिखेंगे बेटा, रिवर्स ऑफ हेबर प्रोसेस है, हेबर प्रोसेस केवल लिखिए। उस हेबर प्रोसेस को लिखने में मैंने यहाँ जो लिखा है वो लिखा, इन दोनों को मिलाने से अमोनिया बनता है, रिवर्स ऑफ हेबर। क्या ये बात समझ में आई आदिति? अनन्य, अनन्य बेटा तुम क्लास का टाइमिंग थोड़ा सा देख नहीं रहे, मुझे ऐसा लग रहा है ना। अचल जोश, अदिशी, आर्यन ठाकुर, आर्यन भाई तू तो पता नहीं कहाँ ही रहता है यार। 12th क्लास है, थोड़ा मतलब क्रिकेट पर भी ध्यान देना है, लेकिन इस पर भी देना है बेटा। आने वाला था, बारिश हो गई है, बारिश हो रही है भाई अभी थोड़ी थोड़ी। कब तक चलती है बारिश ये, कब तक सर्दी कब से होंगे ये बताओ? मिड अक्टूबर के बाद से। अभी क्या चल रहा है, मिड मिड चल रहा है सितंबर, और जल्दी होने वाली है सर्दी भी। बात नहीं बेटा, चले आओ भाई, देखेंगे भाई सभी बेटा, बातें नहीं प्लीज। अमोक बहुत ध्यान से देख बेटा, अब आ जाएंगे इधर, सुनो भाई। मैं आप लोगों को डेरिवेशन पढ़ाने जा रहा हूँ, कोई दम ही नहीं है इस डेरिवेशन में। मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, एक बारी में समझ में आ जाएगा। दम कहाँ से शुरू होगा, जब सवाल कराएंगे। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें भाई, आज का टास्क ये है
कि मैं पूरा ये सेशन पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं आप लोगों को एक फाइल दूंगा, पीपीटी फाइल है। उस पीपीटी फाइल में करीब 10 से 12 क्वेश्चंस हैं। आप घर पे जाके उन फाइल्स के क्वेश्चंस को लगाने वाले हो, ठीक है। जैसे यहाँ पीपीटी मेरी खुलती है, ऐसे ही आप अपने टैब में, लैपटॉप में, कहीं भी उसको ओपन कर लें और उन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करें। कल उनके आंसर्स बताऊँ जी। सबसे पहला काम जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, आप लोगों को टाइम पीरियड का एक डेरिवेशन निकालना है। बेसिकली देखो कितना खत्म है सर। क्या ये डेरिवेशन जो आप लिख रहे हो हम लोग सीबीएसई में लिख लें? हाँ जी, सीबीएसई में लिखो। थोड़ा नमक मिर्च डाल के लिख लेना, थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। फॉर ए रिएक्शन ऊपर लिख लेना, है ना। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इस तरीके से मतलब लेट इट बी, कहीं ऐसा कुछ करके जो है मेंशन कर लेना। समझ रहे हो ना भावनाओं को। चलो, ये केस ऐसा चल रहा है। मैंने माना कि जब समय 0 था उस समय केवल और केवल एक ही कंसंट्रेशन थी हमारे पास, तब ये पिक्चर 0 थी। तो जब समय t हुआ तो यहाँ से कुछ घटा, जो यहाँ से घटा वो यहाँ बढ़ा। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप कहोगे बात बिल्कुल ठीक है सर। चलो अब देखिए जरा समझाइए, अगर मैं इसका रेट लिखने लगूं तो क्या आप रेट का एक फॉर्मूला ऐसा बता सकते हो? डिफरेंशियल फॉर्म में भी रेट को आप ऐसे लिख दोगे? और वैसे तो जो होता है वो होता है। सर आपने पावर में 0 क्यों लिखा? क्योंकि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या थी? 0। अगर 0 मैंने पावर में लिखा है तो निश्चित है कि यहाँ से जो मेरे पास डेटा आएगा वो कितना डेटा आएगा बेटा जी? दिस विल बी 1 के ए नॉट की पावर, या मैं बोलूं ए की पावर कितना आ जाएगा बेटा? 0। इफ इट इज 0 देन ऑब्वियसली इट इज 1 ओनली। अगर ये बात सही है तो डी टी इधर चला जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस डी ए इज इक्व टू माइनस के डी टी। कितना आ जाएगा? सॉरी, माइनस को मैं इधर ही ले जाऊँ ना। अब सिंपली मैं माइनस को भी ले गया और डी टी को भी इधर ले गया। अब मैं इसका क्या करने वाला हूँ बेटा जी? इंटीग्रेशन करने वाला हूँ। ध्यान से देखना, जब समय 0 था तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी बेटा? ए नॉट। और फाइनल क्या थी? ए। और जब समय t हुआ तो फाइनली ये मिल गया। तो dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना मिलता है मुझे? x। और यहाँ पर पावर में देखूंगा तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जो कि बराबर हो जाएगा किसके? माइनस के टी। चलो एक काम कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से मुझे मिलेगा a माइनस ए नॉट विच इज इक्व टू माइनस के टी। माइनस की मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो यहाँ से मिलेगा ए नॉट माइनस ए, टी की वैल्यू जो मुझे मुझे मिलेगी वो मिलेगी कितनी? ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाय के। सर ये एक हमारे पास फॉर्मेशन बन रही है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। सर इसमें ए नॉट कौन है जी? इनिशियल कंसंट्रेशन। इसमें ए कौन है जी? फाइनल कंसंट्रेशन। इसमें के कौन है जी? रेट कांस्टेंट। इसमें टी कौन है जी? टाइम पीरियड। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। आप कहोगे बात बिल्कुल सही है। अच्छा एक बात सुनो सुनो, एक टर्म यूज होती है, नाम है हाफ लाइफ। सर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म हाफ लाइफ? आप सोचो, मानो अगर मुझे 100 साल जीवित रहना है तो मेरी हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी? तो मेरी इनिशियल कितनी थी? इनिशियल 100 माननी पड़ेगी ना, 0 थोड़ी बोल दोगे इनिशियल। भाई इनिशियली मैं कितना मानकर चल रहा हूँ? 100। समझ रहे हो? डिक्रीजिंग ऑर्डर ना मेरे भाई। तो यानी कि 100 मानकर चल रहा हूँ, तो मेरी हाफ लाइफ क्या है? 50। तो किसी भी रिएक्शन की हाफ लाइफ बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है जब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बिकम हाफ ऑफ द इनिशियल वन। इनिशियल की जब हाफ हो जाए उसी का नाम हाफ लाइफ होता है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इनिशियल 70 था तो हाफ लाइफ कितनी होगी बेटा? वो टाइम पीरियड जब इनिशियल कंसंट्रेशन 35 रह जाए, 35 रह जाए। इनिशियल अगर मैंने 50 बोला है तो बताइए हाफ लाइफ कितना होगा? वो पर्टिकुलर टाइम जिस पर कंसंट्रेशन बिकम 25। बोलो गेम समझ में आ रहा है? तो इस पर्टिकुलर डेटा को उठाकर अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो देख जरा टी 50% की वैल्यू कितनी आती है मासूम? तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट इज ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2 डिवाइडेड बाई के। ऑब्वियसली एक में से आधा घटाओगे तो आधा ही तो बचेगा, दैट इज ए नॉट बाई 2 के। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। आप कहोगे सर इसमें नई बात क्या है? ये तो सर दुनिया ने बता रखी है, आपने ही बता दी। ठीक है, सही बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। काम की बात सुनो भैया, एक टर्म होती है नाम है लाइफ टाइम। क्या मीनिंग है मेरे भाई लाइफ टाइम का? सर की उम्र कितनी हो जाए जब लाइफ टाइम पूरा होगा? कितने अच्छे बच्चे हैं, पूरी दुआ दे रहे हैं ना जीवित रहने की, शाबाश। जब फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बिकम 0,
फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बिकम 0, वो टाइम। इसका मतलब इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो टी कितना हो जाएगा लाइफ टाइम का बेटा, लाइफ टाइम का टी हो जाएगा दैट इज ए नॉट बाई के। हाँ या ना में जवाब दो। सर आपने कितने फॉर्मूले पढ़ा दिए? 3। पहला फॉर्मूला क्या था? ए नॉट माइनस ए डिवाइड बाई के। दूसरा फॉर्मूला ए नॉट बाई 2 के। तीसरा फॉर्मूला ए नॉट बाई के। बोलो शब्द समझ में आ रहे हैं? बोलो हाँ या ना। तो सर ये बेसिक बातें हम लोगों को क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। आसानी से ये फंडामेंटल बातें यहाँ पर हम लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। एक बात आपसे कहनी है, बहुत ध्यान से सर की एक बात सुनेंगे भाई सभी। मैं इसमें ना थोड़ा सा कुछ चेंज कर रहा हूँ और इसको तुरंत एंट्रेंस का सवाल बना रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। सच्ची बताऊं तो यहाँ तक मैंने अभी जो भी पढ़ाया है वो सब सीबीएसई डेटा है। आपके टीचर हो सकता है हाफ लाइफ तक इसको खत्म करा दें, लाइफ टाइम ना बताएं। लेकिन लाइफ टाइम ना बताने का मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चा कुछ सोच नहीं सकता, सोच सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। काम की बात सुनो। सुनो, क्या नहीं सोच पाएगा या देर से सोच पाएगा? मैंने बोला ए से प्रोडक्ट में गए, तो यहाँ मैंने 3 लिखा हुआ है, और इसका मैं तुमसे 0 ऑर्डर का टाइम पीरियड पूछूं और तुमने फिर मुझे बता दिया ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाय के, तो गलत हो जाएगा। तो इस केस में जो डेटा है वो कितना हो जाएगा? 3। तो तुम क्या सीख रहे हो? क्या सीख रहे हो सर? यहाँ आपने जानबूझ के इसको 1 लिया था, कल को आप इसको n ले लोगे ना, तो जो रेट कांस्टेंट आप देख पा रहे हो ना, ये वाला रेट कांस्टेंट, इसमें आपको n के लगाना पड़ जाएगा, ये कहना है। और जब यहाँ n के लगेगा तो जहाँ भी रेट कांस्टेंट आएगा वहाँ n के से मल्टीप्लाई करनी पड़ जाएगी, n से मल्टीप्लाई k में करनी पड़ जाएगी। जो लोग बोलो गेम समझ में आ गया? अब सारा क्वेश्चन ना सेम होगा, देखो टिपिकली सेम। 10% रिएक्शन कंप्लीट इनटू फलाने मिनट, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कंप्लीट 20%, सब कुछ सेम है। एंड रिएक्शन फॉलो द 0 ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, सब कुछ एवरीथिंग, बस ऊपर एक इक्वेशन में n से मल्टीप्लाई करके दे रखा था। अब गरीब बच्चे क्या काम करेगा? दिमागी गरीब बच्चे क्या काम करेगा? उसको देखे बिना 0 ऑर्डर रिएक्शन का सीधा फॉर्मूला लगाएगा और मारा जाएगा तुरंत। जो भी आंसर आएगा उस आंसर में आप लोग जहां के यूज करेंगे वहां पर उसको पर्टिकुलर n के यूज करना है। ये बात आपको अपने भेजे में रखनी ही है, कृपया करके नोट करें इसको स्पीड में। थोड़ा सा बस वार्म अप हुआ, अब जल्दी से करो, बहुत सारी चीजें पढ़ानी है। सर जो आपने लिखा है t इक्वल टू टी, उसमें a माइनस ए नॉट है, बट आपके टाइम में a, सर कंफ्यूजन हो सकता है, बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग एट देयर प्लेस। ठीक है, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ तेरी भावनाओं को, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस तुझे ही हो रहा है ये कंफ्यूजन, ठीक है ना? ये दोनों एक ही तो बातें रही बेटा। जो आपने लिखा है टी इक्वल टू टी, अच्छा टी इक्वल टू कैपिटल टी लिख दूं, ये कह रहा है? लो भाई, ये जो कह रहा है इसकी बात मान लो यार, ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई होगी, ऐसा मानकर मैं चल रहा हूँ बेटा जी आगे। लक्षित, नमन, राधिका, सक्षम, समीक्ष, स्नेहा, तरन, दिव्या, दिव्या, बोलो बेटा समझ में आ रहा है? भाई आप में से काफ़ी बच्चों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए होंगे या होने वाले होंगे, मैं उन सभी को सचेत कर देता हूँ, आई एम अवेलेबल फॉर योर हाफ ईयरली एग्ज़ाम ऑल्सो। अगर आप लोगों के पेपर में कुछ ऐसा आ रहा है जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा या प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, कृपया करके हमसे संपर्क करें और चीज़ों को पढ़ लें, क्योंकि पेपर में इतना दम नहीं होता स्कूल के पेपर में जो हमारे बच्चों को परेशान करें। हमारे बच्चे ही खुद नालायक होते हैं जो बेकार में परेशान हो जाते हैं, ठीक है ना? एक बार ढंग से जो चीज़ें पढ़ लिया उसके लिए क्या गड़बड़ है बताओ? उससे ऊपर कुछ पूछ ही नहीं सकता, प्रैक्टिस करनी है क्या? ए नॉट हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन, जहां पर भी नॉट लग जाए, आई लग जाए, उसको इनिशियल मानकर आप लोग चलते हो, ठीक है? तो फिर वैल्यूज तो पूरी बदल जाएंगे फिर, क्योंकि जो आप रेट देख रहे हो वो अभी किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो? रिएक्टेंट के। फिर तो पूरी वैल्यू चेंज हो जाएंगी, ठीक है ना? कंप्लीट सारा डिफरेंशिएशन इक्वेशन सब बदल जाएगा। चलो भाई, ये डेटा समझ में आ गया होगा ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ। सुनो बेटा बच्चा, एक छोटा सा सवाल दे देता हूँ। अच्छा अभी आपके दिमाग में 3 फॉर्मूले हम लोगों ने जनरेट कराए। सबसे जो पहला फॉर्मूला था वो क्या था बताओ जरा? टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाय एन के। एन के लिखते ही समझदार बच्चा मुस्कुरा जाना चाहिए कि हाँ सर बात तो सही है। रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट की स्टीशियोमेट्री बदल दी तो सर के की वैल्यू में बदलावट हो जाए, क्योंकि फिर उस केस के अंदर
हम यहाँ पर जो डेटा लिखते हैं 1/1, 1 पर्टिकुलर लिखा जाएगा, इसको उठाकर इधर ले जाऊंगा तो ए से मल्टीप्लाई करके ही आंसर बनता होगा। चलो सर, इसके बाद बात करें सर, आपने ना हाफ लाइफ भी पढ़ा दी है। हाफ लाइफ टी हाफ या 50% बोल देते हैं, जिसकी वैल्यू आती है A0/2K। बहुत बढ़िया। इसके बाद हमारे पास होती है लाइफ टाइम। लाइफ टाइम की जो वैल्यू आती है दैट इज A0 मैंने K लिख दिया, अभी N के में नहीं लिख रहा, पहली वाली बात में वो अपने आप में जो है दिखाई दे रहा है। चलो सर, एक बात कहूँ आप लोगों से, क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट होती हैं? आप कहोगे सर लाइफ टाइम जीरो तो हुआ ही नहीं। इसका मतलब ये किसी भी टाइम पर जीरो नहीं होती। इसका मतलब एक बार किसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन को इनिशिएट कर दिया गया, रिएक्शन चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, नेवर एवर। उल्टा बोल रहा हूं मैं। यस, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैन बी कंप्लीटेड। भाई जिसका टाइम डिफाइन है वो तो कंप्लीटेड है ना। वो जो मैंने बात अभी बोली वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए थी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर एवर कंप्लीटेड, अभी आएगा आप लोगों को पता लग जाएगा। मैंने बोला यस, जीरो ऑर्डर का लाइफ टाइम वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है ना, बाय यूजिंग द फॉर्मूला। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा। अच्छा एक बात आपसे कहनी है, सुनो। पेपर में क्या होगा ना, ऐसे ना एक ऐसे बनाएगा दो, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। यहाँ पर्टिकुलर टाइम कंसंट्रेशन जो नाटकबाजी कर रखी होगी कर रखी होगी। ठीक है, आपसे मेरी एक कहना है, बहुत ध्यान से सुनो सभी। आपसे पूछेगा इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, वो क्या पूछेगा आप लोगों से? ऑर्डर। आप कुछ मत करना, आपको सब कुछ गिवन होगा, आपको टीवी गिवन होगा, आपको कंसंट्रेशन का चेंज भी गिवन होगा, एवरीथिंग इज गिवन टू यू। आप दोनों एक्सपेरिमेंट में K1 और K2 की वैल्यू को निकालना बाय यूजिंग द जीरो ऑर्डर फॉर्मूला। इफ इट इज सेम देन आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज जीरो ऑर्डर। नहीं आई बात समझ में? तो ये दोनों वैल्यू अगर बराबर आ जाएं, रेट कांस्टेंट बराबर हो रहे हैं, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या रहेगा इसका? जीरो। बराबर नहीं हो रहे तो इस सवाल का आंसर फर्स्ट ऑर्डर हो जाता है, क्योंकि आपके सिलेबाई में या तो जीरो या तो फर्स्ट है। सर ऐसा नहीं है सर, हमने अब NCERT में देखा है के ऑर्डर में जो है ना, उन्होंने n=2 आ जाता है, सेकंड ऑर्डर आ जाता है, फोर्थ आ जाता है, फिफ्थ हो जाता है। नहीं, अलग बात है बेटा, ये दोनों बातें अलग हैं। देखिए, जो आप लोगों को इंटीग्रेटेड रेट लॉ है वो या तो जीरो या तो फर्स्ट है। नीट मेंस एडवांस तक की मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन इस टाइप के सवाल के रेट कांस्टेंट की एक वैल्यू है और उससे ऑर्डर निकालना है, तो फिर वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो सिंपल एक फॉर्मूला है, मोल पर लीटर की पावर 1 - n पर सेकेंड, है ना। उसके बेसिस पर जो है आंसर किए जाते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अगर पूछ रहा है, या तो वो जीरो होगा या तो वो फर्स्ट होगा। अगर आप जीरो ऑर्डर की परम्यूटेशंस लगा रहे हैं, जीरो ऑर्डर के फॉर्मूलेज लगा रहे हैं और के की वैल्यू बराबर आ रही है, देन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जीरो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और भैया अगर बराबर नहीं आ रही तो सीधा फर्स्ट ऑर्डर कर दो, दिमाग मत लगाओ ज्यादा। मैंने ये कहना है कि रादर देन फर्स्ट ऑर्डर का और लगा के चेक करें, क्योंकि आंसर या तो जीरो होगा या तो फर्स्ट होगा। गजब के एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, सीधा सीधा फोकस करना है इन बातों पर। चलो सर, सर ऐसे सवाल कराओगे? बिल्कुल कराएंगे। तो सर एक आध सवाल पहले बेसिक सा उठा लेते हैं ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, उसके बाद फिर जो है चीजें आगे पढ़ाएंगे। देखो भाई, आप में और बाकियों में अंतर, आप अब जब भी इक्वेशन आएगी तो पहले चमकेगा आपके भेजे में, ट्वाइस ऑफ ए है, अकेला के नहीं लिखने दूंगा। क्या लिखना पड़ेगा मुझे? 2K। ट्वाइस ऑफ ए कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट P, जीरो आउट ऑफ द रिएक्शन इफ 50% रिएक्शन। कितने परसेंट रिएक्शन बेटा? 50% रिएक्शन completed in 1 minute, how long it will take to complete 75% of the reaction? सर आपने बात बोल दी जीरो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, बहुत बढ़िया। सर टाइम का एक फॉर्मूला बता दो जीरो ऑर्डर का। सर इट इज A0 - A एंड इट इज डिवाइडेड बाय द टर्म K। यस और नो? अगर मैं इस वैल्यू को देखता हूं, हाँ जी, यहाँ NK हो जाएगा और NK की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा जी? 2K। कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा जी? 2K। यहाँ आ जाओ, यहाँ बेसिकली यहाँ मैं देखता हूँ तो ये वैल्यू कितनी है, कितने की निकालनी है मुझे? 75। 75 बेटा देखो, कभी भी परसेंटेज की बात हो तो इनिशियल कंसंट्रेशन या इनिशियल परसेंटेज हमें कितनी लेके चलनी होती है? हमेशा 100 माइनस यहाँ 25 हो जाएगा। 75% हैज बीन कंप्लीटेड। ये 2K जैसा है सो है, तो आप इसको काटा पीटी कर दो। ऊपर कितना आ जाएगा बेटा? 50, नीचे कितना आ जाएगा? 75। ये वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने? 1 मिनट दे रखी है, 60 सेकंड दे रखी है, तो सब बस हो गया। अब क्या जीवन में कुछ रहा थोड़ी है। 25 या 75, 3/2, डेढ़ आंसर आ रहा है क्या?
75% मतलब 1.5 मिनट। बेटा देखो जरा चेक करो, ऐसे ही आ रहा है क्या? 90 सेकेंड जीरो ऑर्डर को फॉलो करते हुए आंसर आ रहा है। आया? कैसे? देखो मैंने वहां लिख दिया 1। 50% की वैल्यू तो मेंशन है ना बेटा, 1 मिनट, ये निकालनी थी। ये मैं निकाल पा रहा हूँ। 50 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 3 को इधर ले गया, 2 को नीचे ले गया, 3/2 बन गया 1.5 मिनट्स। बोलो हो जाएगा वैभव? तो यानी कि 90 मिनट 90 सेकेंड जो है इस सवाल का सही उत्तर है। 1.5 मिनट इस सवाल का सही उत्तर है। बोलो हो जाएगा पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। सभी कह रहे हैं, कह रहे हैं 3A कन्वर्ट इन द प्रोडक्ट पी। कह रहे हैं 10% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है 20 मिनट में, और 20% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है 40 मिनट में। इस रिएक्शन का ऑर्डर बता दो। तो सर ने कोई ट्रिक बताई है अभी थोड़ी देर पहले, ये आपको 2 एक्सपेरिमेंट कराएगा कि पहले में यह इतना समय लग रहा है, दूसरे में इतना समय लग रहा है। आपसे पूछेगा ऑर्डर बता दे इसका। तो समझदार बच्चा क्या काम करेगा, दोनों का रेट कांस्टेंट निकालेगा। इस पूरी रिएक्शन में काम करो, 3K क्या करेगा, सीधा K लिखो इसमें अब, है ना? मर्जी आपकी, N के लिखना चाहो 3K लिखना चाहो लिख सकते हो। तो आप एक काम करो, पहली इक्वेशन के लिए K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है 20 मिनट में, 100 - 10 डिवाइडेड बाय कितना, कितने, 20 मिनट, जो कि 10% हो रही है भाई। बिल्कुल सही है, 100 - 90 होना चाहिए। समझ में आया? 100 - 90। एक बात दोबारा ध्यान से सुन, कह रहा है 10% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है 20 मिनट में। बेटा आप तो अपने हिसाब से चल, टी का फॉर्मूला क्या था, 10%, यानी कि पहले 100% मान लो, रिएक्टेंट कितना बच जाएगा, 10% खर्च हो गया तो 90 डिवाइड बाई ये कितनी हो जाएगी वैल्यू, 3K। क्या जी? और ये वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे जी, ये दे रखी है मुझे 20 मिनट। बहुत बढ़िया। वहीं दूसरी तरफ देखता हूँ, तो ये जो टी की वैल्यू है ये कितनी करनी है मुझे बेटा जी, 80। 20% कंप्लीट हो रही है, इनिशियल 100 - 80 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 3K। अगेन यहाँ से जो ये वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 40 मिनट। एक काम कर लो, यहाँ से जो 3K की वैल्यू आपकी आ रही है वो कितनी आ रही है, 10/20। और यहाँ से जो 3K की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है बेटा जी, दैट इज, आप साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको, ये भी 1/2 बन रहा है, ये भी 1/2 बन रहा है, बोथ आर सेम। यहाँ से हो गया ना, K इज इक्व टू K, K1 इज इक्व टू K2, विच फॉलो द कौन सा ऑर्डर, 0। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या मेरी क्लास के सभी बच्चों को बेसिक ज्ञान क्लियर है भाई? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? आसान है, बेसिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत इफेक्टिवली, बहुत सेलेक्टिवली, ईमानदारी से ये कॉन्सेप्ट मेरी क्लास के बच्चों को क्लियर होने चाहिए। राधिका, सक्षम, स्वर्णिका, विद्युत, दिव्या, हर्ष, चले हर्ष आगे, आगे बढ़े हर्ष। बता बेटा, समीक्ष, +2 में 4 है, वाटर है Sp3D2, रहने दे, हमें 2 चाहिए। हाँ, हमें D 2 ही चाहिए। हमने कभी भी ऐसा नहीं पढ़ा DSP3D, कभी नहीं पढ़ा। क्या पढ़ा है? एक्सेप्शन क्यों, नॉर्मल है। पेयर चाहिए ना डी का, जो जो लिगेंड्स आएंगे बॉन्ड बनाने के लिए, अकेले डी से कब रिएक्ट करेंगे, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, तब तो बन सकता है DSP2। अब कैसे बनाएगा? खाली रहने दो, कुछ नहीं करेगा, जैसा है वैसा रहने दो, अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो बस इसके। चलें भाई आगे। मैंने ऐसा माना कि बातें मेरी क्लास के बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है, बहुत ही सफलता से आप लोग जो है आगे बढ़ रहे हो। बहुत ध्यान से अब बस चीज़ों को देखते रहो भैया, सीखते रहिए। अब मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ एक टॉपिक, हेडिंग डाल लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सिखाने वाली चीज़ वास्तव में यही है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, कृपया करके ध्यानपूर्वक देखिएगा भैया इसको, है ना? जल्दबाजी हम लोग बिल्कुल करेंगे नहीं, इसमें तसल्ली पूर्वक पढ़ाएंगे, बहुत तसल्ली से। एग्जाम्पल में लिखिए, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 and H2O2, decomposition of N2O5 and H2O2। चलो इधर आओ भाई सभी, इधर देखेंगे सभी।
थोड़ा जल्दी जल्दी इसको पढ़ेंगे मेरे भाई। ये रिएक्टेंट ए है, ये प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक, बहुत बढ़िया जी। आपने बोला है सर फर्स्ट ऑर्डर, यस बोला है। डी ए बाई डी टी, ए की पावर क्या लिख दूं बेटा जी, 1 लिख दूं। इधर देख बेटा, इस ए को मैं नीचे ले आऊं, इस डी टी को मैं इधर पहुंचा दूं, माइनस को इधर ले आऊं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डी ए इज इक्व टू माइनस के, और ये बन जाएगा डी टी, और यहाँ से आ जाएगा डी ए। हाँ या ना में जवाब दो। ए को नीचे लिया, यहाँ से टाइम 0 पर इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, ए नॉट, टाइम टी पर ये कंसंट्रेशन क्या हो गई बेटा जी, ए। अब बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, मैंने बोला 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, एल एन एक्स, एल एन ए, आया ना, ये ए नॉट है और ये क्या है मेरे भाई, ए, और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, माइनस के टी, डी टी का इंटीग्रेशन तो टी होता है, जैसा ना। सर ये बात समझ में आ गई सर। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने सभी ने क्या ये इक्वेशन पहले भी पढ़ी है? इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, एल एन ए माइनस एल एन ए नॉट विच इज इक्व टू माइनस के टी, सही है क्या? और मैं एक काम कर लेता हूँ, माइनस के मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यही पिक्चर बन जाएगी, एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए इज इक्व टू के टी। और मैं एक काम कर देता हूँ, मुझे पता है एल एन ए माइनस लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला क्या होता है, बस मैंने यही कर दिया, ए बाई बी। तो यहाँ से वैल्यू जो मेरे पास बनती है विच इज़ के टी, तो मैं यहाँ से अगर टी की वैल्यू को कैलकुलेट करूँ, अच्छा एक बात और कहनी है, एल एन को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या आता है, 2.303 लॉग बेस 10 ऑफ ए नॉट बाई ए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही मेरे भाई? जो कि बराबर हो जाएगा किसके बेटा, के टी को। तो टी किसके बराबर हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग बेस 10। बेस 10 को कभी लिखते नहीं है, लॉग लिख दिया मतलब वो अंडरस्टूड है। यहाँ से ये वैल्यू जो है हमारे पास आ रही है। इसमें ए नॉट क्या है, इनिशियल, इसमें ए क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ए क्या है जी, रेट कांस्टेंट, ये 2.303 एक नंबर है, टी वो पर्टिकुलर टाइम है जिस पर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को जज कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे भाई सभी, सी मैं इसी रिएक्शन में तुमसे पूछ रहा हूँ भाई, हाफ लाइफ क्या होगी, हाफ लाइफ? आप कहोगे सर हाफ लाइफ का मतलब है जब इनिशियल की हाफ हो जाए कोई चीज़, इसकी वैल्यू को उठा के जब तुम यहाँ पुट करोगे तो टी 50% की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, चेक करके बताओ सर। 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग ए नॉट तो जैसा था वह है, और ये कितना हो जाएगा, ए नॉट बाई 2, तो आइडियली लॉग टू की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.693 डिवाइडेड बाई के। यहाँ से मेरे पास टी 50% का एक फॉर्मूला जनरेट हो गया जिसको मैं कभी भी यूज नहीं कराता। यहाँ से टी 50% का एक फॉर्मूला जनरेट हो गया जिसको हम लोग कभी भी यूज नहीं कराने वाले। एक बार दोबारा सुन लो, टी 50% कैसे निकाला होगा अमोक, जो ए है उस ए की जगह मैंने ए नॉट बाई 2 को रख दिया बस, क्योंकि हाफ लाइफ का मीनिंग यही है। चलो एक बात बताओ, इसी फॉर्मेशन में मुझे बताना, टी लाइफ टाइम का मीनिंग क्या होता है भैया, ए बिकम 0, ए की वैल्यू को 0 रख दोगे तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अरे यही तो होता है, ए की कंसंट्रेशन बिकम 0, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो लाइफ टाइम भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो जो बात मैं लास्ट टाइम कह रहा था आप लोगों से, कह रहा था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर एवर कंप्लीटेड, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होती ही नहीं है, ये ओवर द टाइम चलती रहती हैं। तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि सर इन रिएक्शन को आप कंप्लीशन रिएक्शन नहीं काउंट करोगे। अच्छा कल को अगर मैं यहाँ पर एन लगा दूं, समझ रहे हो ना भावनाओं को, कहाँ अंतर आएगा बेटा, कहाँ अंतर आएगा सर, केवल एक जगह यहाँ, और कोई अंतर नहीं आएगा। नोट करो स्पीड में, नोट इट डाउन स्पीडली, थोड़ा स्पीड में चलेंगे भाई। आज असली काम जो है हमारे सवालों का है सर, टाइम वाले क्वेश्चन, जीपी क्या है, सॉल्व कर सकते हैं, टाइम वाले क्वेश्चन जीपी से सॉल्व कर सकते हैं। तो वो मैथमेटिक्स वाली जीपी की बात कर रहा है क्या? हाँ ज्योमेट्रिकल, वो बोल तो रहा है प्रोग्रेशन ऐसा कुछ। देखिए यार मैथ में 100 नंबर थे मेरे, ठीक है, लेकिन अब मैं मैथ भूल चुका हूँ, केवल केमिस्ट्री के अलावा कुछ नहीं आता।
अब तो हालांकि लोग समझ गए हैं, जब इनिशियली पढ़ाना शुरू किया था ना इस मार्केट में, तो मुझसे कहते थे कि इस टीचर के पास 12th में वो है बायो, जो बायो लेते हैं ना जो टीचर, मतलब मेडिकल जो लेते हैं बेसिकली, और वो फिजिक्स केमिस्ट्री अगर पढ़ा रहे हो तो उनको लोग थोड़ी अलग दृष्टि से देखते हैं, बोले गरीब, इस तरीके से देखते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, कि दिमागी गरीब रहा होगा, ऐसे देखते हैं। फिर धीरे 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 जब पढ़ने लगे हमसे केमिकल कैनेटिक्स बच्चों ने पढ़ी, रिस्पॉन्स लोगों को, तब समझ में आया कि भैया तो कोर मैथ का आदमी है। लेकिन अब मैथ्स, अब धीरे 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 वो एफिशिएंसी नहीं रहती जो तुम्हारी रहती होगी, जैसे तुम एपी जीपी इन सब की बात करते होंगे, किसी टॉपिक में लगाने की कोशिश करते होंगे, अपनी ऐसी इच्छा नहीं होती, करेंगे तो हो भी जाएगा। चलें भाई आगे, नोट हुआ? चलें भाई आगे। बाकी मेडिकल वाले बच्चों को मैं शुरू से थोड़ा योद्धा टाइप का मानता हूँ, मुझे लगता है यार ये बच्चे थोड़ा सा इमेच्योर तो हैं मतलब कि इनको हर कोई सोसाइटी में ताने दे रहा होता है, नहीं हुआ तो 1 CR, नहीं हुआ तो चलो जेई वाले बच्चे तो, नहीं हुआ तो मेंस निकल जाएगा, मेंस के बाद किसी गवर्नमेंट कॉलेज में ले लेंगे। सर वो भी नहीं हुआ तो कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जैसे बिट्स हो गया, वीआईटी हो गया, दुनिया भर के हो जाता है, बैकडोर एंट्री दुनिया भर की है ना, वहाँ ले लेते हैं बच्चे एडमिशन। लेकिन जेई मेडिकल वालों का क्या है बेचारों का, नहीं हुआ तो ड्रॉप ही लेना होगा। लेकिन घबराना नहीं है उसमें, आप लोगों को जिम्मेदारी भी तो देश बड़ी देने वाला है ना, किसी को काटोगे नहीं, समझ रहे हो ना भावनाओं को, किसी को काटोगे किसी। चलें आगे, आगे बढ़े, ख्याल खुश हो रहा है सर ने, आप कहिए सही बात। चलें आगे, अचल जोश, आगे बढ़े बेटा। अमन, कितना स्लो लिखते हो यार। चलें आगे, चलो जी। चलो सर एक बात बताएं, इसमें ना जो फॉर्मूला आपने लिखा है ना, उसकी कुछ और भी फॉर्म्स हो सकती हैं। जैसे पहली फॉर्म देखेंगे सभी बच्चे, सुनो भाई, काम की बात सुनो भाई, मैंने तुमसे कहा, नमन बहुत ध्यान से सुनियो, काम की बात देख, पता है एनसीईआरटी में एक सवाल आता है, फर्स्ट ऑर्डर का सबसे मुश्किल सवाल बोलते हैं उसको, N2O5 का डिकम्पोजिशन करके दिखा देते हैं NO2 फलाने फलाने में, और उसका रेट या के की वैल्यू पूछ लेते हैं, ठीक है ना, के या टी की वैल्यू पूछ लेते हैं। इतना खत्म सवाल है, अगर हमारी ट्रिक यूज करोगे तो शायद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आंसर होगा, मतलब 1 सेकंड तो पूरा शायद तुम्हें ज़्यादा लग जाए, सीधा ऐसे करके, ऐसे है वो कुछ। अभी देखो मैं कराऊंगा, आप लोगों को मजा आ जाएगा। लेकिन वही है कि भाई देखो, ट्रिक्स का यूज आप एंट्रेंस में तो कर सकते हैं, सीबीएसई में करोगे काट देगा बुरी तरीके से टीचर नंबर, ठीक है ना, और 4 गाली तुम्हें देगा और 5वीं गाली हमें देगा, टीचर कहाँ पढ़ के आ रहा है, उल्टी सीधी बातें है ना। लेकिन आप स्कूल के लिए ये सब मत करना, एंट्रेंस के लिए बिल्कुल कर सकते हो। सुनो, टी का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या फॉर्मूला होता है, 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग बेस 10, यहाँ से हमारे पास होता है ए नॉट की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ए, है ना। चलो इसी के साथ थोड़ा छेड़ाखानी करते हैं। आप बताओ क्या ये कंसंट्रेशन है ना, अरे हाँ या ना, क्या कंसंट्रेशन है? सर कंसंट्रेशन जो आप ले रहे हो या तो गैसियस होगी या फिर लिक्विड कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, जनरली गैसियस कंसंट्रेशन हम लोग देख रहे होते हैं, राइट। अच्छा, गैसियस अगर कंसंट्रेशन है तो आप गैस की कंसंट्रेशन, जब भी आप बोलोगे किसी भी गैस की कंसंट्रेशन, तो आपको वॉल्यूम को फिक्स करना पड़ेगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो आप खुद सोचना, क्या मैं इस पर्टिकुलर की जगह, क्या मैं इस पर्टिकुलर की जगह ऐसा लिख दूं तो क्या गलत कर देगा क्या कोई मेरा आंसर, बताओ। अगर मैं इसको मोल लिख देता हूं तो क्या कोई गलत कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्यों कर देगा भाई, साफ सीधी सी तो बात है। इनिशियल कंसंट्रेशन को इनिशियल मोल में कन्वर्ट कर दिया है, फाइनल कंसंट्रेशन को फाइनल मोल में कन्वर्ट कर दिया, सिंस द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, क्योंकि मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ही तो कंसंट्रेशन है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा एक बात बताओ, क्या इस मोल को और थोड़ा सा छेड़े तो ये पिक्चर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग, यहाँ क्या मैं इनिशियल वर्क, इनिशियल वेट और यहाँ फाइनल वेट लिख दूँ तो कौन सी आफत आ रही है भाई, रिएक्टेंट तो वही है ना, रिएक्टेंट तो वही है, और मोल है, और मोल का फॉर्मूला होता है गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। क्या मॉलिक्यूलर मास में कोई अंतर आ सकता है? नहीं ना, तो मॉलिक्यूलर मास में बी एलिमिनेटेड,
इसका मतलब भाई ऐसा समझो, नाइट्रोजन गैस थी यहाँ 10 ग्राम और ये कन्वर्ट हो गई जी 5 ग्राम। तो क्या मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन में कोई अंतर आएगा क्या? नहीं ना। मॉलिक्यूलर मास इज द एटॉमिक प्रॉपर्टी। एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास, बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं? वो तो एटॉमिक प्रॉपर्टी है, वो तो एटॉमिक चेंज पर ही डिपेंड करती है। तो कुल मिला के बात ये है, कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पर मैं चाहूँ तो गिवन वेट यानी कि इनिशियल वेट डिवाइडेड बाय फाइनल वेट ऑफ द रिएक्टेंट से भी कैलकुलेशन कर सकता हूँ। सर ये क्यों पढ़ा रहे हो? देखो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, कल को ना वो आप लोगों को ना रिएक्टेंट का नाम नहीं बताएगा, वो बोलेगा ए कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट पी, इनिशियल वेट ऑफ ए इज दिस। ना तुम्हें वो वॉल्यूम दे रहा, ना वो तुम्हें जो है उसका मॉलिक्यूलर मास दे रहा, और आप लोगों से टी दे के के पूछ लेगा या के दे के टी पूछ लेगा, तो अटके रह जाओगे अगर ये फॉर्मूला नहीं पता तो। क्योंकि उस समय ये पिच करना कि सर ये तो गैसियस कंपोनेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, मॉलिक्यूलर मास ए का सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों का ही वेट है, वो कट जाएगा, इतना सोचने में थोड़ा सा समय लग सकता है। ऑल्दो सोचने वाले सोचते भी हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 3, अच्छा एक और अच्छी बात बताऊं आपको, जैसे रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो गया, मैंने बोला जब टाइम 0 था ना, तो प्रेशर की टर्म में बोल रहा हूँ, इनिशियल प्रेशर था पी आई या पी नॉट लगा देते हैं। इनिशियल प्रेशर क्या था बेटा जी? पी नॉट। उस समय 0 था, लेकिन जब टाइम टी आया तो उस पर क्या हुआ? पी नॉट में से कुछ कट गया, कुछ कम हो गया। जो यहां से घटा वही यहां पर बढ़ा। तो बताइए मुझे, क्या मैं इनिशियल प्रेशर ये ले लूं? कंसंट्रेशन और प्रेशर हो एक ही जैसे काम करेंगे, और फाइनल क्या लेनी पड़ेगी मुझे? ये पूरी लेनी पड़ेगी। इसका मतलब इसी फॉर्मूले में अगर मैं प्रेशर के विद रिस्पेक्ट टू डेटा की बात करूं, प्रेशर के रिस्पेक्ट में आंसर निकालने की कोशिश करूं, शायद आप लोगों को ये गेम समझ में आ गया होगा। ये पी नॉट है और ये पी नॉट माइनस पी है। ये रहा वो चौथा फॉर्मूला जो बच्चे को यहाँ से सफलता की ओर ले जाएगा। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जितने भी बैठे हुए हैं, लगभग 30 बच्चे अभी ऑनलाइन हमारी क्लास में हैं। बेटा जी एक बार मुझे बता दो, क्या ये डेटा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? मैसेज वही 2-4 के आते हैं, ये तो कोई बात नहीं है। समझ में आ रहा है तो खुल के बोलो। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर मास डिवाइड बाय गिवन वेट। तो मॉलिक्यूलर मास दोनों का क्या रहा? सेम, क्योंकि स्पीसीज है सेम, रिएक्टेंट ही तो है, तो कट गए, तो क्या बचा? गिवन वेट। आया ना? चलें आगे। प्रेशर की टर्म में, प्रेशर की टर्म में मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है। बहुत ध्यान से सुनेंगे भाई सभी बच्चे, सर समझाओ जरा इसको। देख भाई इधर देख, ये एक रिएक्टेंट है गैसियस में, ये कन्वर्ट हो रहा है बी गैसियस और सी गैसियस। अब यहाँ पर प्रोडक्ट एक नहीं है, प्रोडक्ट एक से ज़्यादा है, जबकि रिएक्टेंट तुम्हें एक ही दिखाई दे रहा है। अब यहाँ तुम वैल्यू लगाने लगे तो आपको बहुत बड़ी एक कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन जिस बच्चे ने क्लास 11th में रेडॉक्स पढ़ा होगा, जिस बच्चे ने क्लास 12th में वांट ऑफ फैक्टर पढ़ा होगा, डिसोसिएशन एसोसिएशन आता होगा इक्विलिब्रियम से, उसके लिए तो दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसको नहीं होती तो एनसीईआरटी एक दो क्वेश्चंस में फंसाने की कोशिश करती है। आप देखोगे ना इसकी जब एनसीईआरटी, तो 2-3 ना वो टेबल की फॉर्म में क्वेश्चन दिए हुए हैं, P2O5 का दिया हुआ है, एक N2O5 का दिया हुआ है, ऐसे ही 2-4 एक सवाल और दिए हुए हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं करना, काम की बात सुननी है। कभी भी ऐसे गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट आ जाए, आपको क्या काम करना, इतना तो सेम रहने देना है इस पूरे फॉर्मूले को, यहाँ लॉग बना लेना है और यहाँ लिखना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनना है भाई। सम ऑफ स्टीशियोमेट्री कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के स्टीशियोमेट्री कोएफिशिएंट, राइट, -1 टी नॉट यानी कि पी इनिशियल, सही है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट, और यहां पर इसको मल्टीप्लाई करना है इन्होंने पी आई इंटू पी टी। क्या डेटा समझ में आया बेटा? हर्ष बता जरा मुझे, जो मैंने लिखा वो गेम समझ में आया तुझे अभी?
जल्दी से मैसेज करके मुझे बता। टेम्परेचर भी कांस्टेंट सर, विल द टेम्परेचर भी कांस्टेंट? हाँ, टेम्परेचर को तो कांस्टेंट ही रखोगे पूरी इक्वेशन में। टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन विल भी चेंज, और कंसंट्रेशन ऊपर नीचे बराबर का चेंज मिलेगा आपको। मैंने ऊपर लिखा है जो भी आपका स्टीशियोमेट्री ऑफ द प्रोडक्ट, अभी कराऊंगा इसके सवाल, उसमें से एक माइनस करो और पी यानी कि इनिशियल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अच्छा, नीचे क्या करना है, सम ऑफ स्टीशियोमेट्री ऑफ द प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है उसको मल्टीप्लाई करना है। फिर किससे मल्टीप्लाई करना है? पी आई माइनस पी टी। इसमें पी टी क्या है? नहीं, ये दोनों से एक से होगा। एक बार कैलकुलेशन करें। हाँ, एक केवल और केवल एक ही टर्म से होगा बेटा जी, दोनों से नहीं करना है। ये करना है आपको पी आई, और यहाँ से करना है क्या, इसको पी टी। ये अलग है, डिफरेंट। जैसे ऊपर वाले सवाल में अगर मैं टी की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या आएगी बताइए। यहाँ आ जाएगा लॉग, और प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे बेटा, 2 और 1 3, 3 माइनस 1 2, तो 2 पी आई बने गए। और नीचे कितना बन जाएगा मेरे भाई, स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 3। जरा देख, 3 पी आई माइनस ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी टी। जरा चेक करके बताओ, इतना ही बनेगा। सही बना रखा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। पी आई से ही आपको मल्टीप्लाई करनी है, ना कि पी टी से भी, ठीक है। तो ये डेटा अभी के लिए आप अपने दिमाग में रखें बस, अभी के लिए बस ऐसे ही अपने दिमाग में रखेंगे आप लोग। जब क्वेश्चंस हम लोग इस पर कराएंगे तो और भी अच्छी तरीके से क्लियर होगी पिक्चर। कृपया करके नोट करें भाई स्पीड में इसको, अब इसको प्लीज़ देर ना लगाएं, जल्दी से नोट करें। इनिशियल प्रेशर, तो टोटल है एट टाइम टी। चले बेटा आगे। सीआरटी पर ना एक सवाल है, घर पे जाकर जरूर देखना उसको, शायद वो ना हो अभी सवाल, कल की क्लास में होगा, लेकिन घर पे जाके जरूर देखना है। आया था, आई आता है, डायरेक्ट आता है क्वेश्चन। 21 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 21। शाबाश, बच्चे अच्छे अपने भाई। एनसीईआरटी को हमेशा सेंटर लाइन लेके चलना चाहिए अच्छे बच्चे को। एनसीईआरटी बहुत अद्भुत किताब है। आपकी एनसीईआरटी जिसने लिखी है उन मैम से मैं पढ़ा हूँ, डॉक्टर सुनीता हुड्डा। मैंने बताया ना आप लोगों को कभी, या नहीं बताया? बहुत ही अच्छी मैम है। उनके अंडर जो पीएचडी कर रहे थे, माइक बंद कर दूं, चलो छोड़ो, बहुत अच्छी मैम है। 2.303 डिवाइड बाई के लॉग ट्वाइस ऑफ पी आई डिवाइड बाई 3 पी आई माइनस पी टी। तो पता है भारत उल्टा मामला है पीएचडी का बहुत। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, पर फिर भी डॉक्टरेट तो देखो, डॉक्टरेट है ही। जानबूझ के वॉइस बंद करी थी बेटा, तुम्हें कुछ सुनाना नहीं था मुझे, बहुत ध्यान से देखो। आगे बढ़े, आजा आजा बस बेटा। एक बात बताओ, लॉग 2 की वैल्यू बताओ मुझे, चलो। लॉग 3 की वैल्यू बता दो, लॉग 5 की वैल्यू बता दो। हाँ 0.7। लॉग 7 की वैल्यू बता दे। 0.886 है क्या? एग्जैक्ट देख ले, 0.85 है फॉर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बस है ना। अच्छा, लॉग ए बाई बी की वैल्यू बता दें। बी लॉग ए, जैसे मैंने तुमसे बोला, लॉग 10 की पावर 2 को 100 लिख सकता हूँ, या 100 को 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ। तो लॉग 100 आ जाए अगर पेपर में, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 लॉग 10। और लॉग 10 कितना होता है मेरे भाई, 1। लॉग 1 कितना होता है, 0। ये बात अपने भेजे में आप लोगों को रखनी ही पड़ेंगे। ये सारी कैलकुलेशन से, मान लो आपके पेपर में आ गया लॉग 8, तो आपको समझ में आना चाहिए कि लॉग 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा जी, 3 लॉग 2। और log 2 कितना होता है, 0.3। मैं मल्टीप्लाई करके इसी आंसर को कितना बना सकता हूँ, पॉइंट। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इस तरीके से
डेटा समझ में आ जाना चाहिए। फिर से पीएचडी कर रहे हो? फिर से पीएचडी क्या होता है भाई? पीएचडी ही कर रहे हैं, फिर से क्या होता है ये? चलें, वैसे बात तो सही है इसकी, फिर से ही होती है। कोई भी काम करो, नहीं मिल पा रहे डेटा, चलो भाई दोबारा से करो, बहुत घिसाई है उसमें। चलें आगे, आगे बढ़े भैया। एक सवाल दे रहा हूँ, 20% रिएक्शन completed in 50 minutes. How long it would be completed in 50%? जल्दी जल्दी आंसर बता। और बोल दिया है कि रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जल्दी से जल्दी आंसर बताओ। रिएक्शन जो फॉलो कर रही है कौन से ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है? फर्स्ट ऑर्डर। जल्दी से जल्दी आंसर बताइए मुझे फटाफट से। टेल मी द राइट आंसर। समीक्ष, नेहा, समीक्ष, नेहा, नमिश भाटिया, शुभ, अचल, दिव्या, जल्दी से बताइए बच्चा। टेल मी द राइट आंसर। 20% रिएक्शन, 20% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है 50 मिनट में, तो 50% कितने मिनट में होगी, ये सवाल है। आप बताओ। एक 150 चेक कर लेंगे अभी। जल्दी से जल्दी कीजिए भाई। दृष्टि क्या आंसर आया बेटा? है तुम्हें लग रहा है 2.5 ठीक हो? कुछ सोचो जरा कि 20% में 50 मिनट लग रहे हैं, तो 50% में 2.5 या 8.5 हो सकता है। सोचो जरा, उससे ज़्यादा ही होगा ना यार वैल्यू तो। टाइम को उल्टा चला दोगे, 150 आ रहा है। कैसे करते हो तुम लोग? पूरा पहले फॉर्मूला लगा, पूरा यहाँ फॉर्मूला, पूरा फॉर्मूला लगा, यहाँ लगा T20 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के लॉग 100 डिवाइड बाई 80। कितना आ रहा है? ऐसे भी नहीं हो रहा, लगाना बेटा। ये लगा 100 डिवाइड बाई 80, क्योंकि 20% का है। अब यहाँ डिवाइड करो और दूसरी इक्वेशन लगाएंगे। 2.303 डिवाइड बाई के लॉग 50% का है ना, तो 100 डिवाइड बाई 50। ये का हुआ, दोनों को डिवाइड कर दे, इससे इसको कैंसिल कर दे। ये लगा रखा है तेरे को 50 मिनट, ये 50 मिनट है ना, तो ये तुझे कैलकुलेट करना नीचे वाला, यहाँ लिख दे T50। तो ये कितना हो जाएगा? देखो जी कैसे कैलकुलेट करना होता है। सर आप ये इधर देखिए, सर सुनो, T20% है ना यार, तो आप लिखेंगे 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग, दैट वुड बी 100 बाई 80। सर 80 क्यों? 80 क्यों सर? ये तो 20 है भाई। 20% रिएक्शन कंप्लीट हुई है, तो रिएक्टेंट कितना बचा? 80 तो बचा। खेल तो यही था, इनिशियल डिवाइड बाय फाइनल जो बचा हुआ है। यहाँ से हमें T50% कैलकुलेट करना है। अब देखो T50% बच्चा क्या गलती करता है पता है? तो 0.693 डिवाइड बाय के पुट कर लेगा। T50% के लिए अब ऊपर से के निकालेगा और नीचे के पुट करेगा और आंसर निकालेगा और सोचेगा मैंने तो पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया। मैं कह रहा हूँ भाई पेपर में हालत खराब हो जाएगी, कैलकुलेशन ही करता रह जाएगा। आपको क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लाना है कि लेस कैलकुलेटिव रहे वो। 100/50 ये log 2 बन गया, ये कितना बन गया? ये बन गया 25 और ये 4। सही है क्या? तो यहाँ से कैंसिल हो ही रहा है, ये वैल्यू हमें पता है। तो बताओ जरा नेहा, बता बेटा T20% कितना दे रखा है? 5050, और ये वी हैव टू कैलकुलेट। और ये a माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा log a माइनस log b डिवाइडेड बाय log 2। log 2 होता है 0.3, log 5 होता है कितना? 0.7। तो इसको कैसे करोगे बेटा? log 4 को सर 2 की पावर 2 यानी कि 2 log 2, यानी कि log 2 0.3 यानी कि 0.6, यानी कि 0.6,
यानी कि 0.3 यानी कि 0.1 डिवाइडेड बाय 0.3 यानी कि 1/3। 1/3 को इधर ले जाओ तो T50% लगभग लगभग जो आपका आंसर आ रहा होगा वो 150 मिनट आ रहा होगा। सभी का सही है मुझे ऐसा लगता है। इसमें रेयर है कोई बच्चे का गलती करेगा इसमें, ठीक है। गलती कर रहा है तो थोड़ा फंडामेंटल्स चेक करें अपने और क्वेश्चंस को पुट करना सीखें। चलें बेटा आगे, युविका आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएं सर। पलाक्ष भाई साहब इधर देखेंगे सभी। टेंशन नहीं होता तो नहीं कर पाते, ये कैसे निकाल पाते, दोनों का टाइम कहाँ गिवन है हमारे पास है? किस कोई फॉर्मूला ही नहीं है, टाइम तो गिवन नहीं है। हाँ भाई, सबसे इंपॉर्टेंट काम आज की क्लास का अब आया है बेटा जी। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है आज की क्लास का अब आया है, कृपया करके ध्यानपूर्वक सीखें सभी। सुनो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट काम आज की क्लास का अब आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनना सभी। सुनो, T50% को लिखने का तरीका होता है T1/2 मल्टीप्लाई बाय 1, है ना T50%। मैं फॉर्मूला जो बता रहा हूँ बेसिकली दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर ओनली। ऐसा नहीं है कोई भी सवाल आया और यही लगाने लगो आप लोग, गलत हो जाएगा ये, है ना। इस तरीके से तो डेटा बदल जाएगा। अभी सोचो जरा, बेटा जी जो मैंने बोला वो समझ में आ रहा है आप लोगों को? सी T50% बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 1, ठीक है जी। T75 बराबर हो जाएगा, कुछ नहीं करना आपको, आपको बस 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब इसमें और आप 50% का और एडिशन कर दो, यानी कि कितनी वैल्यू बन जाएगी 87.5। इसमें 3 की मल्टीप्लाई 93.75, 4 की मल्टीप्लाई। ये तो हो गया आपको 4 बातें जो आपको सीखनी चाहिए। एक बार दोबारा सुन लो भाई, दोबारा सुन लो। T50% T हाफ, T75% फर्स्ट ऑर्डर के लिए T50 मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसी 87.5 मल्टीप्लाई बाय 3, सर 93.75 मल्टीप्लाई बाय 4। चलो जी, T90% बराबर हो जाता है T50% 10/3 मल्टीप्लाई बाय 1, 99% 10/3 मल्टीप्लाई बाय 2, 99.9% 10/3 मल्टीप्लाई बाय 3, 99.99% इज 10/3 मल्टीप्लाई बाय 4। सर ये क्या है सर, ये कैसा रट्टा है सर, ये कैसा मतलब जो है कलयुग आ गया है सर, किस तरीके से हम लोग करेंगे? तो देखो जी आपको करना ही पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज़ें लर्न हो जाएंगी धीरे धीरे, और कुछ है भी नहीं आप लोगों को। देखो मैं बता रहा हूँ, मेरे पेपर में मुझे अपना बोर्ड का सवाल तक याद है। मेरे पेपर में ये सवाल था, कहाँ गया वो, T99% इज जस्ट ट्वाइस ऑफ T50%, ये सवाल था, ठीक है जी। अब T50% की वैल्यू उन्होंने दे रखी थी, एक T50% की वैल्यू दे दी, और आप T50% गिवन है और ये डेटा मुझे पता है, T99 की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ गई, ठीक है ना। आप लोगों को क्या करेगा, जैसे ये सवाल दे रखा होगा, मानो ये सवाल दे रखा, कह रहे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स 75% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है 100 सेकंड में, फाइंड आउट द टाइम टेकन फॉर इतने। अब एक बात बताओ, सुनो, एक अच्छा बच्चा क्या काम करेगा, वो लगाएगा T75, और लगाना भी चाहिए जिसको नहीं पता। 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग इनिशियल 100 बचा हुआ 25, यहाँ आ जाओ, ये लगाएगा T87.5%, कितना आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग 100 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा बेटा ये 5। चलो अब इन दोनों को डिवाइड करेगा, खुशी खुशी इस वैल्यू को पुट करेगा, ये 100 सेकंड दे रखी है जो भी वैल्यू है, और फिर यहाँ से इसको कैलकुलेट करेगा। मेथड नंबर 1 बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, आंसर आना चाहिए। लेकिन भाई देख रहा है तू क्या बीतेगी, वैसे तो कट रहा है 12 दूनी 24, 4 कितना हो रहा है 25, 8 पे कट जाएगा, तो बात तो बन रही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ और ज़्यादा फ्रैक्शनल होता तो बात नहीं बनती है ना। तो अब इसके लिए क्या क्या टेक्निक है, आप देखो T75% को देखो जरा, T75% बराबर हो रहा है T1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, सही है क्या? आप क्या इससे T हाफ निकाल सकते हो? सर ये वैल्यू गिवन थी 100 सेकंड, तो T हाफ इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ गया बेटा जी 50 सेकंड। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। और मुझे आप ही ने बताया सर कि 87.5% इज नथिंग बट इक्वल टू T हाफ मल्टीप्लाई बाय 3,
टी हाफ कितना आ रहा है 50 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आंसर आ गया 150। 150 सेकंड। बोलो गेम समझ में आया? बताओ कौन सा मेथड अच्छा है? नीचे वाला, लेकिन ऊपर वाला फॉर सीबीएसई, याद रखना भाई। पता लगे नीचे वाले के चक्कर में आप ऊपर वाला गलत कर दो या वो ठीक से ना अप्लाई कर पाओ, दोनों मेथड आने चाहिए। मेरा फेवरेट तो यही है भैया, जल्दी से आंसर इससे हो, धीरे धीरे याद हो जाता है, आप टेंशन नहीं लेंगे बिल्कुल भी। नोट करो कौन सा था। मैंने थोड़ी लगाया, मैंने तो पूरा उसको डिराइव किया, दिमाग में लगाया बस कि डेटा ऐसा है। एनसीईआरटी में देख लेना अब भी ये सवाल, प्रूव डेट T99% ऑफ द रिएक्शन इज जस्ट ट्वाइस ऑफ T90%। आगे बढ़े भाई साहब, समझ में आ गया ना? घबराए तो नहीं हो? पूरी ईमानदारी से डेटा आप लोग सीखें भाई। एक फाइल मैं आपको दूंगा आज की क्लास में, आपकी ऐप पर अपलोड करवा दूंगा अभी। घर पे जाके जरूर उसके क्वेश्चंस को लगाएं, ताकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए भाई। अगला देखेंगे भाई सभी। देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल को पकड़ पाते हैं भाई। कह रहे हैं हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिविटी आइसोटोप इज दिस इफ अमाउंट ऑफ आइसोटोप लेफ्ट अनडिकेड आफ्टर इतने इज दिस ग्राम, फाइंड द इनिशियल मास ऑफ द आइसोटोप। आ गया ना अपना वाला फॉर्मूला? चलो W वाला फॉर्मूला आ गया। हाँ, दैट विल फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, हाफ लाइफ का मीनिंग क्या हो जाता है बेटा, बता दो जरा। T50% की वैल्यू कितनी हो रही है जी? 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग 2, और ये वैल्यू दे रखी है हम लोगों को कितना? 12.3 ईयर। बहुत बढ़िया। डिवाइड बाय क्या निकालना है हम लोगों को? वो वेट निकालना जिस पर इतना हो जाए, तो सीधा लिख दूं 2.303 डिवाइडेड बाय के, ये आ जाएगा मेरे पास log W0 जो कि निकालना, और आई थिंक 3 आना चाहिए क्योंकि अनडिकेड बोल दिया है ना कि इतना रह रहा है अभी। फाइंड द इनिशियल मास ऑफ आइसोटोप। हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कैसे करोगे बेटा जी इसको? सीधा सीधा काट देंगे। आई थिंक ये बन रहा है कितना, यहाँ से ये कट रहा है 1/4 पे, तो 1/4 इज इक्व टू, ये कट लेगा आपस में, log 2.3 होता है, ये हो जाएगा log W0 माइनस log 3 होता है 0.48। आप कैलकुलेट कर लेना भैया, ये वैल्यू निकालनी है, हो जाएगा। यहाँ से जो आ रहा है वो डेटा मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इन्होंने और आसान तरीके से निकाला, चलो ठीक है, बुक है, बताइए जरा, हो जाएगा? पता है इन्होंने कैसे निकाली कैलकुलेशन? देखो कितनी सुंदर कैलकुलेशन करी है। सुनो भाई, देखो इस कैलकुलेशन को इन्होंने कैसे किया है। इन्होंने क्या काम किया, ये 1/4 बनना है ना बेटा, और ये बनना है log 2, और ये बनना है log W0/3, ऐसे ही ना। इस 4 को इधर पहुंचा, जब इसको इधर पहुंचाओगे और इसको इधर पहुंचाओगे तो ये ऐसा बनेगा, log W0/3 इजिकल टू log 2 की पावर 4, ऐसे ही है ना? बोलो भाई, अब तो सब कुछ सॉल्व भी हो गया भाई। कैसे करोगे? इस W0 माइनस W3 इसको इधर पहुंचा दोगे, वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट। अदरवाइज log log है ना, कैंसिल कर, बेस 10 है ना, दोनों की log सेम है, यानी कि W0/3 इजिकल टू कितना आ रहा है? 16, 16, 48 आ गया वेट, 48 ग्राम। चलो हो जाएगा। मैंने ऐसा माना कि आप लोग कैलकुलेट कर लोगे इसको। देखिए भाई, कैलकुलेशन सबकी अपनी होती है, इसमें टीचर का कोई योगदान नहीं है। मतलब ऑब्वियसली है, वो 10th तक के टीचर का योगदान है, 11 12th में नहीं है भैया। कैलकुलेशन आपको खुद से अपने आप से करनी चाहिए। अंतिम सवाल ऑफ टुडेज क्लास, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास,
टाइम हो चुका है मुझे पता है, लेकिन फिर भी करो। कह रहे हैं फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ए से प्रोडक्ट बी बन रहा है बेटा, द रेट ऑफ द रिएक्शन एट इनिशियल कंसंट्रेशन दिस इज दिस, देन हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन यू हैव टू रिपोर्ट। चलो साउंड आवाज नहीं आ रही क्या बच्चों? अरे कुछ नहीं है, इस सवाल में घबराओ मत। देखो यार इन्होंने यहाँ मिनट दिया है और यहाँ ऑप्शंस में क्या है सारे, कितना सुंदर सवाल है भाई। क्या काम करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए सर, यहाँ बस आप क्या कर दो, इसको डिवाइड बाय, कहाँ करेंगे, ये वैल्यू है ना मिनट, डिवाइड बाय 60 कर दो इसको। अच्छा हमारा जो आंसर आया वो ये आया, हम इसको अगर 60 से डिवाइड कर दें तो बनता है, 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो बनता है आई थिंक 36, 4 डी बन रहा है क्या, देखो जरा। तो अलग है वो सही है ना, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है भैया। आप लोग इसको आराम से तसल्ली पूर्वक देखेंगे भाई। सभी सभी बच्चे अपना फ़ोन खोलें भाई, क्यूआर ले लें अभी इस फाइल का, अभी तुरंत। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी इसका क्यूआर ले लेंगे भाई, क्यूआर ले लें इस पर्टिकुलर फाइल का।